हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का क्वेश्चन, जिसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है जैविक आवर्धन, ऑप्शन बी है रूपात्मक आवर्धन, तो ऑप्शन सी है तापजनक आवर्धन, ऑप्शन डी है एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जैविक आवर्धन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रत्येक उच्च पोषीय स्तर पर बढ़ती मात्रा में खाद्य श्रृंखला में गैर अपघटनीय कीटनाशकों के संचय को जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। कीटनाशकों के अवशेषों जैसे गैर अपघटनीय पदार्थों को जीवों द्वारा पचाया नहीं जा सकता, इसलिए वे विभेदन के अगले पोषीय स्तर के जीवों में चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कोलीफॉर्म क्या होते हैं। ऑप्शन ए है प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, ऑप्शन बी गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, ऑप्शन सी ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, ऑप्शन डी एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। प्राणियों के पाचन नाल में मुख्य रूप से आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया समूह को कोलीफॉर्म कहा जाता है। कोलीफॉर्म को बैक्टीरिया भू सतह के जल में, मिट्टी में तथा पौधों में भी पाए जाते हैं। यह हानिरहित बैक्टीरिया नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। खानों के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि ऑप्शन ए है जिंक टीन की तुलना में अधिक महंगा है, टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। इसका एक्सप्लेनेशन है खान के डिब्बों में जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। जिंक भोजन में पाए जाने वाले साधारण एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके भोजन को विषाक्त बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे TRE 1 से लेकर 3 में, उसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब इसमें देखिएगा बायोलॉजी क्वेश्चन है, जीव विज्ञान से। पहला टॉपिक है जीव विज्ञान की परिचय और उसकी प्रमुख शाखाएं। पहला क्वेश्चन है पौधों और पशु कोशिका में अंतर निम्न किस संरचना से स्पष्ट होता है। तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन होगा नाभिक, एंजाइम, कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोशिका भित्ति। पौधे और पशु कोशिका में अंतर कोशिका भित्ति से ही स्पष्ट होता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटा और कड़ा आवरण होता है। यह कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यह पारगम्य होती है। अगला टॉपिक देखिएगा। कोशिका और कोशिका संरचना विभाजन। पहला क्वेश्चन है यदि एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणु निर्मित होते हैं। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 18, 8, ऑप्शन सी है 64, ऑप्शन डी है 256। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 256। जीवाणु कोशिका 15 मीटर 2 भागों में विभक्त होती है। यह 120 जीवाणु कोशिका 256 जीवाणु निर्मित होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 जोड़ा। इसका एक्सप्लेनेशन है मनुष्य में लिंग निर्धारण होने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। मानव में आमतौर पर प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी महिला में और पुरुष में समान होती है, जबकि 23वें जोड़ी गुणसूत्र पुरुष और महिला दोनों में अलग अलग होती है। इनको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। ये XY और महिला में XX होते हैं। स्पष्ट है कि मानव की कोशिका में 1 जोड़ी XY और XX गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। गुणसूत्र पर जिन की व्यवस्था होती है। ऑप्शन ए चक्रीय, ऑप्शन बी विस्तृत, ऑप्शन सी रैखिक,
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रैखिक। अगला क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। गुणसूत्र पर जीन की रैखिक व्यवस्था होती है। एक गुणसूत्र डीएनए की बहुत लंबी श्रृंखला से बना होता है। कई जीन होते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र पर जीन की एक विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक जीन का गुणसूत्र एक विशेष स्थान होता है। जीन का वह रूप जो जोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र पर समान स्थान रखता है एलील कहलाता है। डीएनए के अलावा गुणसूत्रों में अन्य रासायनिक घटक होते हैं जो जीन के कार्य को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एमआरएनए का पद विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, म्यूटेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड, मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड और नेमोनिक राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका आंसर होगा मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड एमआरएनए, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। यह एमआरएनए का विस्तारित रूप मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो जीन में एकल प्रोटीन कोडिंग जीन के प्रति है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण कोशिका है? प्लेटलेट, लिम्फोसाइड, आरबीसी, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लिम्फोसाइड। लिम्फोसाइड एक प्रकार की श्वेत कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर के संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। ये हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या का लगभग 20 से 40% होती है जो हमारे परिसंचरण तंत्र और केंद्रीय लिम्फोसाइट अंगों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती है, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी द्विगुणित। ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होती है, बीजाणु अगुणित होता है। ब्रायोफाइट पौधों का एक समूह है जिसमें संवहनी कोशिकाएं नहीं होती। वे पौधे छायादार और नम उगते हैं और आकार में छोटे होते हैं। ब्रायोफाइटा को 3 विभागों में विभाजित किया जाता है, हेपोटिकोसिडा, एंथ्रोस्पोरिटा और ब्रायोपिस्टा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसीय अम्ल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लूकोज। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय ग्लूकोज का उपयोग करती है। ग्लूकोज कोशिका के लिए ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म रूप है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। यह जल में घुलनशील होता है। इसका स्वाद मीठा होता है। अगला टॉपिक है पोषक पदार्थ। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन का सूचना देता है? तो क्रोमोसोम्स, आरएनए, जीन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जीन। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है वह जीन है। जीन प्रत्येक मानव कोशिका के अंदर पाए जाते हैं जिसे केवल शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। प्रत्येक कोशिका में लगभग 20,000 जीन होते हैं। जीन को विभिन्न लक्षणों के लिए कोड किया जाता है जैसे पुरुष या महिला, लिंग, आंखों का रंग इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के यकृत और मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है? पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, प्रोटीन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा पॉलीसेकेराइड, ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। ग्लाइकोजन और पॉलीसेकेराइड बहुल संकरा है जो ग्लूकोज के कई अणुओं को आपस में जोड़ने से बनता है। ये जानवर, कवक और बैक्टीरिया के भंडारण में ऊर्जा संरक्षित के रूप में उपयोग में आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। श्वसन प्रक्रिया में कौन सा कथन सत्य है? ऊर्जा स्रावित होती है, एटीपी के रूप में भंडारित होती है। कभी स्रावित नहीं होती है। ऑप्शन सी है एटीपी के रूप में स्रावित होती है और एटीपी के रूप में भंडारित। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊर्जा स्रावित होती है और एटीपी के रूप में भंडारित होती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। भोजन निर्वहन के लिए क्रिया को श्वसन कहलाती है। इसके अंतर्गत कोशिकाओं में ऑक्सीजन ग्रहण करना, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना और फिर शरीर से अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बाहर निकालना शामिल है। संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया में इस समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। देखिएगा, C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP
173 किलो कैलोरी ऊर्जा स्रावित होती है। का एक्सप्लेनेशन देखिएगा। भोजन के ऊर्जा के निर्गमन करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। इसके अंतर्गत कोशिकाओं में ऑक्सीजन ग्रहण करना और ऑक्सीजन का इस्तेमाल भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना, फिर से अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड को पानी से बाहर निकालना है। संपूर्ण प्रक्रिया में इस समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है C6H12O6 + 6H2O। तो ये क्या मिलकर बनाता है 6CO2 + 6H2O + 38 ATP 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है पेप्सिन पॉलीऑक्सीडेज सी एमाइलेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एमाइलेज। एमाइलेज वह एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिश्रित होता है। यह एक लार युक्त एंजाइम है। मुख में लार एमाइलेज को स्रावित करती है। यह भोजन में मौजूदा स्टार्च को पचाता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से शुरू होता है और एमाइलेज भोजन के साथ क्रिया करने वाला पहला एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, कोबालमिन और नियासिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोबालमिन। विटामिन एक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक होते हैं जो उपापचय कार्य तथा उससे संबंधित कमी होने वाली बीमारियों को रोकते हैं। विटामिन कुल 13 प्रकार का होता है जिन 2 भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील BC और वसा में घुलनशील ADE। देखिएगा कुछ विटामिन के नाम दिए हैं, इनका रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। विटामिन B1 का थायमीन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन, विटामिन B12 का साइनोकोबालमिन, विटामिन C का एस्कॉर्बिक अम्ल, D का कैल्सिफेरॉल, E का टोकोफेरॉल और K का फिलोक्विनान। अगला टॉपिक है आनुवंशिक तथा विकास। आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? शरीर रचना, सूत्री विभाजन, आनुवंशिकी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आनुवंशिकी। आनुवंशिकता मुख्य रूप से आनुवंशिकी के संदर्भित करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होता है, इसे आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। इसके बारे में सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। इसका आनुवंशिकता का पिता कहते हैं। इसका प्रयोग उन्होंने मटर के पौधे को किया था। अगला क्वेश्चन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको आनुवंशिकी कहते हैं। DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। 25 अप्रैल 1953 को DNA में डबल हेलिक्स संरचना की खोज का श्रेय जीव विज्ञान जेम्स वाटसन और भौतिक विज्ञान फ्रांसिस क्रिक को दिया जाता है। इन्होंने मानव जीन का अणुओं का निर्धारण किया था। इसके बाद शोध के लिए मॉरिस बिल्कस के साथ नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति को ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो जीन मानचित्रण कहलाती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए जीन मानचित्रण कहलाती है। इस विधि की सहायता से लक्षण के लिए उत्तरदायी जीनों को ढूंढा जाता है जिसे जेनेटिक इंजीनियर कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। माता पिता से लक्षणों को पहुंचाने की प्रक्रिया कहलाती है? रूपांतरण, आनुवंशिकता, जीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आनुवंशिकता। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। माता पिता से उसके संतान के लक्षणों में पहुंचने की क्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। यह लक्षण जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं। इससे संबंधित विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। इसकी जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। इसे आनुवंशिकता का पिता कहते हैं।